सितंबर की ठिठुरती सर्दी के दिन थे। उतनी रात को हर आदमी बिस्तर में दुबका हुआ था, लेकिन शहरीना इस सर्दी से बेखबर खिड़की खोले दीवार से टेक लगाए लगातार बाहर की तरफ देख रही थी। इंतजार के पल कितने दर्दनाक होते हैं, यह वही जानती थी। यही इंतजार उसका नसीब बन गया था। पहले दिन से ही अमीर उसे इंतजार कराने लगा था। हमेशा की तरह आज भी सुबह जाते समय उसने शाम को तैयार रहने के लिए कहा था, क्योंकि आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी, जिसकी याद शहरीना ने अमीर को उठते ही दिला दी थी। शहरीना इस अवसर को यादगार बनाना चाहती थी। शहरीना शाम 7 बजे से तैयार बैठी थी, लेकिन 7 से 8 बजे और 8 से 9, मगर अमीर अभी तक नहीं आया था। किन्हीं अंदेशों के तहत शहरीना ने उसके ऑफिस में फोन किया तो वहां से जवाब मिला कि साहब मीटिंग में है। यह सुनकर वह झुंझला उठी थी, लेकिन वह जानती थी कि अमीर के लिए बिजनेस ही सब कुछ है, इसलिए अक्सर वह शहरीना को भूल भी जाता था। लेकिन शहरीना के दिल में मोहब्बत की बेमिसाल महक थी, जो उसे सब्र करने को उकसाती रहती थी। 1 बजने वाला था, तब अमीर की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। तब तक शहरीना क्षुब्ध होकर लेट गई थी। अमीर जब कमरे में दाखिल हुआ तो वह कंबल ओढ़े आंख बंद किए लेटी रही। कुछ देर वह उसे देखता रहा, उसके बाद ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। अगली सुबह हमेशा की तरह शहरीना 5 बजे उठ गई और नमाज पढ़ने के बाद 8 साल के सनी को तैयार करने लगी। उसे स्कूल भेजने के बाद वह कमरे में आई ताकि अमीर को उठा सके। रात की नाराजगी या दुख की कोई भी झलक उसके चेहरे पर नहीं थी। उसने गुस्से का तमाम गुबार सुबह के उजाले में उड़ा दिया था। जब वह कमरे में पहुंची तो अमीर न केवल उठ चुका था, बल्कि नहा धोकर फ्रेश भी हो गया था। आई एम सॉरी, रात को मैं कुछ लेट हो गया था, एक्चुअली मीटिंग में। खैर, मैं तुम्हारा गिफ्ट लेना नहीं भूला। यह लो अपना गिफ्ट। अमीर औसाफ ने ब्रीफकेस खोलकर मखमली डिब्बा आगे करते हुए माफी मांगने के अंदाज में कहा, लेकिन उसके लहजे में शर्मिंदगी जरा भी नहीं थी। कोई बात नहीं, शहरीना ने लापरवाही से कहा। मुझे मालूम था कि तुमने बुरा नहीं माना होगा। अच्छा लो अपना गिफ्ट और देखो कि मैं तुम्हारे लिए कितना कीमती गिफ्ट लाया हूँ। अगर आप यह गिफ्ट कीमत का अंदाजा लगाने के लिए मुझे दे रहे हैं, तो यह बिल्कुल बेमोल है। हाँ, अगर सिर्फ मोहब्बत के जज्बे से दिया जा रहा है, तो दुनिया की हर कीमती चीज से बढ़कर मेरे लिए कीमती है, शहरीना ने क्षुब्ध होकर कहा। मेरा यह मकसद नहीं था। बहरहाल अगर तुम्हें पसंद आए तो पहन लेना, अमीर ने मखमली डिब्बा बेड के एक कोने में रखते हुए सामान्य स्वर में कहा। अमीर की इन बातों से साफ जाहिर था कि शहरीना की बात उसे अच्छी नहीं लगी। सनी बेटे, क्या बात है? आज तुम उदास क्यों हो? अगली सुबह तीनों टीवी लाउंज में बैठे थे तो अमीर ने पूछा। अंकल, काफी दिनों से पापा का फोन नहीं आया। तो क्या हुआ? मैं अपने बेटे की पापा से बात करवा देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी और हमेशा फर्स्ट आना होगा। अंकल, वह तो मैं करता ही हूँ। आप आंटी से पूछ लें। क्यों आंटी? सनी ने गवाही के लिए शहरीना की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल। सनी रोजाना न सिर्फ होमवर्क करता है, बल्कि रेगुलर स्कूल भी जाता है, इसलिए सनी की फर्स्ट पोजीशन पक्की है, शहरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई? अच्छा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? सनी से कुछ बोलते न बना तो अमीर ने ही कहा, मेरा बेटा बड़ा होकर बिजनेसमैन बनेगा, ताकि इसके पास दौलत की कमी न रहे। शहरीना ने कुछ कहना चाहा तो अमीर ने कहा, अगर दौलत की रेलपेल नहीं होगी तो कोई भी औरत तुझे नहीं पूछेगी। यह कहते हुए अमीर एक झटके से उठा और अंदर की तरफ बढ़ गया। शहरीना के चेहरे पर कई रंग आए और चले गए। अमीर के जाते ही शहरीना की सहेली नाहिद का फोन आ गया।
फोन पर शहरीना अपनी सबसे प्यारी सहेली की आवाज सुनकर खिल उठी थी। उसने पूछा, कैसी हो नाहिद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी सुनाओ। शादी के बाद तो तुमने फोन करना ही छोड़ दिया, नाहिद ने शिकायत की। बस यार, क्या बताऊं। तुम तो जानती ही हो कि नई जिंदगी में कदम रखते ही 100 झमेले गले लग जाते हैं। छोड़ो यार, मुझे मालूम है कि तुम्हारी न तो सास है और न ही कोई ननद। अमीर भाई के इकलौते भाई तुम्हारी शादी से बहुत पहले ही कनाडा चले गए हैं। ले देकर उनका एक छोटा सा बच्चा है जो तुम्हें क्या कहता होगा। तुम तो अपने घर में ऐश कर रही हो, दौलत की रेलपेल से खुशियों में डूबी होगी। नाहिद नॉनस्टॉप बोलती जा रही थी। दौलत खुशियों की जमानत तो नहीं होती। अचानक शहरीना के मुंह से निकल गया, क्या बात है शेरी, लगता है तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो। नहीं नाहिद, मेरे कहने का मतलब यह था कि अमीर सुबह ही निकल जाते हैं और देर रात को लौटते हैं। मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ। वैसे अमीर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, शहरीना ने बातें बनाई। खैर, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है। हमें खुशखबरी कब दे रही हो? ताहिद के लहजे में हमदर्दी थी। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर सनी तो है ना। नाहिद की बात सुनकर शहरीना गुलजार हो गई थी। जिस बात को वह आज तक महसूस करती आई थी और जुबान तक न ला सकी थी, वही बात आज नाहिद उससे कह रही थी। नहीं यार, अपने बच्चे की बात कुछ और ही होती है। तुम किसी लेडी डॉक्टर से मिलो, समझी मेरी बात? यह कहकर नाहिद ने फोन काट दिया। मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी, उजमा के अब्बू आ गए हैं। बहुत देर तक नाहिद की बात शहरीना के कानों में गूंजती रही। वह ख्वाबों की दुनिया में खो गई। मेरा भी एक बच्चा होगा प्यारा, गोलमटोल सा, जो मुझे अम्मी कहेगा। और अमीर को, जिस वक्त अमीर कमरे में दाखिल हुआ, शहरीना सोफे से पीठ टिकाए खुद में मुस्करा रही थी। वह अपने ख्यालों में इतनी खोई थी कि अमीर के आने का पता भी नहीं चला। जब अमीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो वह हड़बड़ा कर बोली, अमीर, आप कब आए? शहरीना के चेहरे पर शर्म की एक लहर आकर गुजर गई। उस वक्त जब तुम किसी खूबसूरत ख्याल में खोई हुई थी, अमीर ने कोट उतार कर तीखे अंदाज में कहा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किस ख्याल में डूबी हुई थी कि तुम्हें न तो अपनी खबर थी और न मेरे आने की? वह अमीर, मैं सोच रही थी कि हमारी शादी हुए 1 साल हो गया है और मैं चाहती हूँ कि। शहरीना झिझक कर रुक गई, फिर कड़ी हिम्मत करके बोली, मेरा मतलब है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और चाहती हूँ कि हमें अपनी फैमिली पूरी कर लेनी चाहिए। शर्मिंदगी ओढ़कर आखिर शहरीना ने अपनी बात कह ही दी। पहले तो अमीर की कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन दूसरे ही पल वह उसकी बात का मतलब समझ गया। उसके माथे पर लकीरें उभर आईं। वह तीखे लहजे में बोला, हमारी फैमिली आफ्टर ऑल पूरी है। नहीं अमीर, मेरा मतलब है कि हमारा अपना बच्चा। आई एम सॉरी शेरी, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। अमीर उसके चेहरे पर नजरें जमा कर बोला। लेकिन अमीर, क्यों? मैं, शहरीना के स्वर में हल्का सा दर्द था। वह इसलिए कि मुझसे सनी का दुख बर्दाश्त नहीं होगा। अपने सीने पर रखे शहरीना के हाथों को झटक कर अमीर उठ खड़ा हुआ। जी, मैं, शहरीना उसकी बात को लेकर सोच में पड़ गई। शट अप, और आगे इस मसले पर मुझसे बात मत करना, कहते हुए अमीर गुस्से से उबलता बाहर निकल गया। शहरीना अंदर ही अंदर कुर्ती बेड पर गिर पड़ी। पिछले कुछ महीने से वह अपनी इस इच्छा को दबाती चली आ रही थी। आज दिल के हाथों मजबूर होकर कहाँ भी तो क्या मिला, सिवाय तड़प के अमीर के इस व्यवहार ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया। और फिर इसी वजह से छोटे मोटे झगड़े रोज की बात बन गए। दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। उस दिन तो हद ही हो गई। बात बहुत मामूली थी,
मगर अमीर ने उसे इतना तूल दिया कि वह लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। शहरीना ने धीरे से कहा, अमीर प्लीज बात को इतना मत बढ़ाए कि क्या कर लोगी तुम? यह घर छोड़कर चली जाओगी तो चली जाओ, मगर नहीं, तुम जैसी ऐशो आराम पर मरने वाली औरतें इतनी आसानी से ऐसी जिंदगी छोड़कर कहाँ जा सकती हैं? तुम भी मुझे छोड़कर भला कहाँ जा सकती हो? तुमने तो इस ऐशो-इशरत और दौलत के लिए ही मुझसे शादी की थी, अमीर ने व्यंग्य से कहा। शहरीना मुंह पर हाथ रखे फटी आंखों से अमीर को ताकते हुए उसकी बातें सुनती रही। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए कुछ दूरी पर खड़ा अमीर उसे बदला हुआ लग रहा था। जिसे वह जानती थी, आज वह अमीर नहीं था। 1 साल का मोहब्बत भरा साथ देने वाला अमीर उसे ही खुदगर्ज और दौलत का भूखा होने का ताना दे रहा था। जिसके लिए उसका पोर-पोर मोहब्बत में डूबा था, वही उसकी मोहब्बत की तौहीन करके चला गया था। शाम को अमीर जब घर में दाखिल हुआ तो पोर्च से लाउंज और लाउंज से बेडरूम तक पूरा घर खामोशी में डूबा था। अमीर को जहां आश्चर्य हुआ, वहीं उसे सुबह की घटना याद आ गई। कशमकश में डूबा वह अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। शहरीना वहां भी नहीं थी, पर हाँ, उसका लिखा एक खत मेज पर जरूर रखा था। उसने खत उठा लिया और जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अमीर औसाफ, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ, यह फिलहाल मैं भी नहीं जानती। अपने भाइयों के दरवाजे पर जाना मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि उनकी नजरों में आपका एक मुकाम है। आपका मुकाम तो मेरे में दिल में भी था, लेकिन आपकी बातों ने आपका वह मुकाम मेरी नजरों में गिरा दिया। आपने यहाँ तक कह दिया कि तुम भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, और यह कि मैंने तुमसे दौलत की वजह से शादी की थी। मैं पिछले 1 साल से आपका तीखा रवैया इसलिए बर्दाश्त करती आ रही थी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपका घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। कहते हैं कि जब मोहब्बत दो तरफा होती है तभी अच्छी होती है, एक तरफा मोहब्बत दुख ही देती है। आप अब तक मेरे मोहब्बत भरे रवैये और जज्बे को दौलत की तराजू में तौलते रहे हैं। इससे ज्यादा मेरी मोहब्बत की तौहीन और क्या होगी। मुझे आपकी दौलत और ऐशो-इशरत से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए आपके द्वारा दिए गए सभी तोहफे और जेवर लॉकर में छोड़कर जा रही हूँ। फकत शहरीना खत पढ़कर अमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह व्यंग्य भरे लहजे में कहने लगा, वक्ती जज्बात में बहकर तुम ऐशो-इशरत और आराम छोड़कर चली तो गई, मगर देखना, तुम्हें बहुत जल्द वापस लौटना पड़ेगा। कुछ देर बाद वह डाइनिंग टेबल पर बैठा सनी से पूछ रहा था, सनी बेटा, तुमने खाना खा लिया? नहीं अंकल। क्यों बेटा, अब तो काफी समय हो गया है। तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? अमीर ने मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। आंटी आज घर पर नहीं है ना, मुझे तो खाना वही खिलाती थी। अच्छा ठीक है, चलो आज आपके अंकल आपको खाना खिलाएंगे। मगर अंकल, वह आंटी 8 वर्षीय सनी ने कुछ कहना चाहा। आंटी को छोड़ो और तुम खाना खाओ। शहरीना के चले जाने से जहां सनी की देखरेख नहीं हो पा रही थी, वहीं पूरा घर अस्तव्यस्त हो गया था। ठीक से साफ सफाई भी नहीं हो रही थी। नौकर नौकरानी टाइम पास करते रहते थे। बेडरूम, बाथरूम, लाउंज आदि अस्तव्यस्त और धूलगर्द से अटे रहते थे। यह सब देखकर अमीर चिल्लाने लगता। सनी की ड्रेस भी मैली रहती थी। कभी कभी वह उसी स्थिति में स्कूल चला जाता था तो उसे डांट खानी पड़ती थी। यह सब बातें जब अमीर को मालूम पड़ती तो वह नौकरों को डांटने लगता, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन सनी ने अमीर से कहा, अंकल मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। आंटी सारी चीजें संभाल कर रखती थी। मैं होमवर्क भी नहीं कर पाता हूँ और रोज स्कूल भी देर से पहुँचता हूँ।
अब आप जल्दी से खुद जाकर आंटी को ले आएं, तब मैडम मुझे फिर से अच्छा बच्चा कहने लगेंगी। हाँ अमीर बेटा, सनी ठीक कह रहा है। आप शेरी बेटी को वापस ले आओ, वह बहुत अच्छी बच्ची है, फखरू ने कहा। वह उस वक्त से उसके साथ रह रहे थे जब अमीर के पिता औसाफ अहमद जिंदा थे। फखरू चाचा नौकर कम बल्कि घर के सदस्य की तरह थे। औसाफ अहमद की मृत्यु के बाद उन्होंने और उनकी बाजी ने अमीर और समीर का हर तरह से ख्याल रखा था। यही नहीं, सनी की पैदाइश के बाद जब समीर की बीवी सनी को समीर की गोद में डालकर खुद चलती बनी थी तो भी फखरू चाचा और उनकी बीवी ने उस नन्हे बच्चे की देखभाल की थी। लेकिन चाचा अमीर ने तड़प कर कुछ कहना चाहा। नहीं बेटा, गलती तुम्हारी है। हर औरत तुम्हारी भाभी अशमल की तरह नहीं होती। शेरी जैसी नेक लड़की का अशमल से मिलान करना उसकी तौहीन है। शेरी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, सनी का बहुत ख्याल रखती थी। घर में नौकर चाकर होने के बावजूद वह आपका एक एक काम खुद करती थी। बेटा, शेरी बेटी की फितरत मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसे दौलत का कोई लालच नहीं है। वह तो बस आपकी मोहब्बत के सहारे जीती थी। मगर आपने उस पर शक करके अच्छा नहीं किया। फखरू चाचा ने जो कुछ अनुभव किया और देखा था सच सच कह दिया। फखरू चाचा की बातें सुनकर अमीर का दिल तड़प उठा। वह थके कदमों से अपने बेडरूम में चला गया। वैसे तो शहरीना को घर छोड़े हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था, मगर अमीर को लगता था कि उसका वजूद यही है। उसकी चूड़ियों की खनक उसे अक्सर सोते से जगा देती थी, मगर शहरीना वहां कहाँ होती थी। वह तड़प कर फिर सोने की कोशिश करने लगता था। फखरू चाचा की बातों ने जब से उसकी सोचों में दरार डाल दी थी, तब से वह शहरीना की याद में खोया रहने लगा था। अब वह ऑफिस आते जाते खोजती नजरों से भीड़ में उसे तलाशता हुआ उसकी एक झलक देखने को बेकरार रहता था। उफ, कहाँ चली गई हो शेरी, तुम क्यों मुझे तन्हा छोड़ गई? अमीर ने कार की स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बेपसी से सोचा। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी शहरीना पर पड़ी। वह गुलाबी कमीज, दुपट्टा और बॉटल ग्रीन सलवार में किसी सवारी का इंतजार कर रही थी। कंधे पर लटका बैग और हाथ में पकड़ी फाइल उसके नौकरी पेशा होने की गवाह थी। अमीर तेजी से कार से उतरकर उसके पास जा पहुंचा। शेरी, शेरी, आप यहाँ? शहरीना उसे अपने सामने देखकर हैरत से सिर्फ इतना ही कह सकी। हाँ मैं। चलो शेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अमीर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे आप। शहरीना उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गई। मोहतरमा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, कहकर अमीर ने उसकी कलाई पकड़कर कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। इसके बाद खुद दूसरी तरफ से कार में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी ही देर में अमीर अपने घर पहुंच गया और शहरीना का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बेडरूम में ले आया। शहरीना ने तड़प कर कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मगर मुझे अपनी बात तुम्हें सुनानी है। देखो, आई एम वेरी सॉरी, अमीर ने कहना शुरू किया। मैं अपने उस दिन के रवैये से बहुत दुखी हूँ। क्या आपके इस तरह सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपने तो मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया है। आपने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। शहरीना बुरी तरह सिसक उठी। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरे इस रवैये के पीछे जो वजह थी तुम्हें उसका पता नहीं। मैं कभी औरत जात की बहुत इज्जत करता था। मैंने एक सफेदपोश घराने में आंख खोली थी जहां खुशहाली नहीं थी। हमारी छोटी सी उम्र में ही पहले अम्मी का फिर अब्बू का इंतकाल हो गया।
तब मेरे बाबा जान ने हम लोगों की परवरिश की, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जब उनकी मौत हुई तो मैं 19 का और समीर भाई 21 साल के थे। हम लोगों का न तो कोई ददियाल था और न ही ननिहाल। पेट भरने के लिए समीर भाई ने एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली। तब तक वे ग्रेजुएशन कर चुके थे। वे नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। जल्दी ही उन्होंने MBA कर लिया और उसी कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर जा पहुंचे। अब तक हम लोग सेटल हो चुके थे। तब पड़ोस की आंटी रहमान के कहने पर समीर भाई शादी के लिए तैयार हो गए। मैंने सोचा था कि समीर भाई की शादी के बाद घर में जो एक औरत की कमी है वह दूर हो जाएगी। लेकिन अशमल भाभी शादी के बाद कुछ ही दिनों तक सामान्य रही। फिर तो आए दिन समीर भाई और अशमल भाभी में चकचक होने लगी। भाभी दौलत को ज्यादा अहमियत देती थी, भाई को उनकी गरीबी के ताने देती थी। जब वह अपनी सहेलियों की दौलत के किस्से व्यंग्य के साथ सुनाती थी तो समीर भाई की गैरत पर सीधे तीर की तरह लगता था। वह भाई को रिश्वत लेने के लिए भी उकसाती थी, मगर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। जल्दी ही वह गर्भवती हो गई। फिर भाभी ने सनी की पैदाइश के बाद भाई से तलाक देने को कहा, क्योंकि उन्होंने एक दौलतमंद आसामी को पसंद कर लिया था। भाभी के इस रवैये से हम दोनों भाई बहुत हर्ट हुए, लेकिन उनकी धमकियों और बदनामी के डर से भाई ने उन्हें तलाक दे दिया। वह मासूम सनी को हमारी गोद में डालकर चली गई। समीर भाई पत्थर की तरह हो गए। सनी की देखभाल पहले भी फखरू चाचा की बाजी करती थी, बाद में भी वही करने लगी। फिर समीर भाई का मन यहाँ नहीं लगा। वह सनी को हम लोगों के पास छोड़कर कनाडा चले गए। ये तमाम हालात मेरे अंदर के मर्द को औरत से नफरत करने को मजबूर करते चले गए। अमीर लगातार बोलता जा रहा था। उसकी बातें सुनकर शहरीना भी बिखर गई थी। अमीर ने आगे कहा, बस शेरी, फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे खूब दौलत कमानी है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में नौकरी कर ली और उस कंपनी के कुछ शेयर भी खरीद लिए। मैंने अपना मकान बेचकर एक फ्लैट खरीदा और बाकी पैसे से शेयर खरीदे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं उस कंपनी के शेयर होल्डरों में सबसे ऊपर पहुंच गया और कंपनी मेरे हाथ में आ गई। वक्त गुजरता रहा। फखरू चाचा की बीवी की मौत के बाद सनी को परवरिश का मसला सामने आया तो मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन अशमल भाभी जैसी औरत को मैं देख चुका था, इसलिए आप मेरा भी खुदगर्ज और लालची औरतों में शुमार करते रहे। शहरीना की रुआंसी आवाज ने अमीर को तड़पा दिया। आई एम सॉरी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं गलती पर था, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। अमीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शेरी, फखरू चाचा कह रहे थे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, प्लीज उस मोहब्बत की खातिर ही मुझे माफ कर दो। मेरा वादा है कि तुम जो भी मांगोगी वह दूंगा। शहरीना ने तड़प कर कहा, मुझे आपसे पहले भी कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ एक मोहब्बत की खातिर ही तो। शहरीना की आवाज भर्रा गई। सिर्फ एक मोहब्बत? अमीर ने उसकी तरफ देखा और पूछा। मगर फिर शहरीना की हैरान, मासूम, हिरनी जैसी आंखों और खामोश लबों को देखते हुए शरारती अंदाज में बोला, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारा दामन तंग पड़ जाएगा। फिर वह उसके करीब जाकर उस पर झुकते हुए बोला, लेकिन बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? इस मोहब्बत पर शहरीना ने धड़कते लहजे में पूछा। तुम्हें हमारी फैमिली को पूरा करना होगा। बोलो, मंजूर है। अमीर उसके कान के करीब फुसफुसाते हुए बोला। यह सुनकर शर्म से सुर्ख चेहरा लिए शहरीना ने अमीर के सीने में अपना मुंह छिपा लिया। गलतफहमी के बादल छंट गए थे और रास्ते रोशन हो गए थे। अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, बहुत दूर तक।